નમસ્કાર. મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી આપણા સાપ્તાહિક ગુરુવારે મીટિંગને બધાને સ્વાગત. આજના આપણે ચર્ચાના વિષય છે અમદાવાદ સમન્વય અને શહેર. આપણા પાસે જે બેઠા છે સ્વરૂપબેન ધ્રુવ, બહુ જાણીતા, હું શું કહું કે કેવા પ્રકારના કવિ કહું, અન્ય પ્રકારના કવિ, પીપલ્સ પોએટ, પ્રગતિશીલ ભાવના ચિંતા લઈને જે લખતા થાય છે એવા સ્વરૂપબેન બધા કામમાં એને જરૂર પડે તો કલમ બાજુમાં એને રાસ્તામાં સ્લોગન સાથે લોકો સાથે ભેગા થઈ જવાનું, અન્ય જુલુમ સાથે સંઘર્ષ સાથે લડવાનું, એવા સ્વરૂપબેન આપણા સાથે જ છે. ટ્રાવેલર્સ ટેલ્સ જેવું, જે બધા સફરનામા જેવું બધું હોય, ટ્રાવેલર્સ ટેલ્સ, આપણે જે લોકોથી વાંચીને આપણે બધા સમાજ જાણતા થઈએ છીએ, એવા પ્રકારના સ્વરૂપબેન. એકચ્યુઅલી મારા ચર્ચામાં હું હિન્દીમાં સ્વિચ કરું છું, કેમ કે આપણે ઓલ ઇન્ડિયા ઓડિયન્સને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે हिंदीમાં बोलता થઈએ છીએ. नमस्कार. आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, अहमदाबाद समन्वय का शहर, सिटी ऑफ सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस, और जो बोलने वाले हैं हमारे साथ वो बड़े हस्ती हैं. स्वरूपबेन ध्रुव कवि हैं, लेखक हैं, नाट्यकार हैं और रास्ते में उतरने वाले एक्टिविस्ट भी हैं. इनकलाब के नारा के साथ उतरने वाले हैं. जैसे एक ट्रैवलर्स टेल्स होता है, नैरेटिव्स जो बोलते रहते हैं, जिनसे हम अतीत को जान सकते हैं और अभी क्या हो रहा है इसको जान सकते हैं, ऐसी उन्होंने बात रखी हुई है. उनके लेख किताबें बहुत है. एक तो सड़कती हवाओं, ये तो एक बहुत ही अद्भुत एक किताब है. उनका सफ़रनामा का नाम पे काफ़ी किताब हैं, कविताएं हैं बहुत, नाटक में भी काफ़ी उन्होंने भाग लिया है. तो ये एक हस्ती हैं, अपने आप ही हस्ती हैं. अहमदाबाद में ऐसे व्यक्ति और ख़ासकर महिला हैं, बहुत विरल हैं. मतलब ऐसी ही स्वरूपबेन हमारे बीच में है. एक प्रकार का सफ़रनामा जो है एक गुजरात अहमदाबाद का, हम शहर में रहते हैं लेकिन क्या हम शहर को समझते हैं, पूरा समझते हैं क्या? अहमदाबाद में रहते हैं, क्या मैं कहूँगा कि अहमदाबाद को चाय अच्छी है, वो बड़ा वो जो है पकौड़ा अच्छा है, वहाँ का वो सही सीधी जाली जो है वो अहमदाबाद है, जो एक सिंबल के हिसाब से देखा जाता है. तो ऐसे क्या अहमदाबाद को हम कितना जानते हैं? और अहमदाबाद में 2002 भी हुआ, 2000 अहमदाबाद में राइट्स भी होते रहते हैं, उसके बीच में भी हिंदू मुस्लिम कैसे मिलकर रहते हैं, कैसे इस प्रकार का एक सिंक्रेटिक कल्चर भी है, उसके साथ साथ भी रहता है. तो ये बहुत अजीब सा एक प्रकार का एक गति है अहमदाबाद शहर अपना. जैसे कोई दिल्ली भी अपना शहर होगा, आगरा भी शहर होगा. अच्छा, तो आगरा के बारे में तो जो आगरा नहीं देखा, तो ये तो अपने हबीब साहब ने नाटक लिखा था. तो ऐसे ही तो अहमदाबाद के बारे में हम कितना हम जानते हैं. तो ये एक मिली जुली शहर, एक प्रकार समन्वय का शहर है. हम उनसे आशा करते हैं कि उसी के बारे में और हम जो चाहते हैं उसके बारे में बताएंगे, ताकि लोग जानेंगे कि अहमदाबाद में कितनी भी प्रकार का चीज़ें होती है. मतलब ये प्रकार का एक सिंक्रेटिक कल्चर की रिफ्लेक्शन करते हुए अहमदाबाद एक ऐसी समन्वय का शहर है, उसके बारे में चर्चा होगी. स्वरूपबेन. सबको मेरा नमस्कार. दुपट्टा पर लगा हुआ. सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम. कुछ दिन पहले जब मीनाक्षी बहन ने बताया कि आपको एमएसडी में आकर के हमारी जो एक साझी विरासत है सांस्कृतिक, उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे और कुछ टाइटल बताइए अहमदाबाद के बारे में, तो मेरे मुंह से एकदम निकल गया कि अहमदाबाद समन्वय का शहर. अब ये एकदम फ्लैट सेंटेंस है और हम ये कहना चाहेंगे, आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहेंगे कि अहमदाबाद
समन्वय का शहर था, कितना था, कैसा था। आज अहमदाबाद अपनी यह पहचान लेकर के कितना गर्व महसूस कर सकता है या अफसोस पेश कर सकता है। समन्वय का शहर जो था वो रहा है, अगर हाँ तो कितना बाकी बचा है, और अगर ना तो क्यों, कहाँ खो गया सब। और जाकर के मैंने आप दोनों लोग को फोन लगाया और घंटी बजती रही और फोन नहीं हुआ, नहीं आया। आइए अभी और लोग आ रहे आइए। हैं, लोग भी आए हैं। और कोरोना भी। जल्दी किधर आ जाइए? राउटर जाके राउटर जाके बहुत समय के बाद मिले, बहुत समय के बाद मिले। ક્યાંથી શરૂ કરું? જ્યાં કન્ટિન્યુ જ કરું फिर से शुरू करना पड़ेगा। ના, જ્યાંથી શરૂ કરું, અટકી તું ત્યાંથી। तो मुद्दा यह है कि अगर वो था तो कैसा था, कितना था। अगर वो है तो क्या हम उसके ऊपर फख्र कर सकते हैं या अफसोस कर सकते हैं जो चला गया उसके बारे में, और क्यों चला गया, और क्यों ये जो छवि है वो क्यों धुंधली हो रही है। और इसी के दर्पण में हम हमारे भविष्य के अहमदाबाद का चेहरा भी देख सकेंगे कि क्या ये रहेगा सही में, जो आज हम देख रहे हैं उससे अहमदाबाद कल का कैसा होगा। तो वैसे तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन हम कुछ इस दृष्टिकोण से हम कुछ अपना थोड़ा सीमित करके तीनों समय के बारे में, क्योंकि हर एक समय खंड में इस शहर ने अपनी एक अलग सी तासीर हमेशा बताई है। सबसे पहले तो उसके बारे में सोचेंगे कि क्या समन्वय, किस मुद्दे पर समन्वय, किसको हम समन्वय कहेंगे। क्या ये जो भौगोलिक, इसकी जो स्थान स्थिति है जिसको टोपोग्राफी कहेंगे, यहाँ की ज़मीन, यहाँ की नदी, यहाँ के जो पेड़ पौधे, कुछ साल पहले के आंबावाड़ी माने अमराईवाड़ी माने कुछ बगीचे, कुछ खेत, कुछ खलिहान, कुछ मैदान, उसमें किस तरह की छवि मिलती है। दूसरा मुद्दा है आज जो शहर हमारे सामने है उसके अतीत के चेहरे में कैसे थे, इमारतें कैसी थी, मकान कैसे थे, निवास स्थान कैसे थे, धर्मस्थान कैसे थे, माने लोगों की जो जीवन शैली थी उससे कुछ हटके जो बनाया गया था। एक जो शहर का फसाड भी होता है, शहर का इंटीरियर भी होता है, तो शहर का जो फसाड था वो कैसा था। और न तो केवल इमारतों से, न केवल पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत, नदी, समंदर से, लेकिन शहर की असली पहचान है शहर के लोग, उनका जीवन, उनका श्रम, उनका दैनंदिन संघर्ष, उनके सुख, उनके दुख, उनकी अपनी प्रगति, उनके अपने परस्पर व्यवहार, दोस्ती, दुश्मनी, उसके पार जाकर भी कैसे, जिसको हम बहुत ही एक अच्छा शब्द मानते हैं सह अस्तित्व, साथ साथ कैसे रह सकते हैं, रहते हैं,
कैसे रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम 3 कालों में थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर सकेंगे, हमारे पास जितना समय है। तो सबसे पहले इस शहर को हम अहमदाबाद, कुछ लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोग अहमदाबाद कहते हैं, लेकिन कितना भी करो ये 2 नाम से ही जाना गया है 600-650 साल से। कुछ लोग उसको कर्णावती कहना चाहते हैं, कहना चाहते थे, कहना चाहते होंगे, रहेंगे, लेकिन अभी तो नहीं कर पाए हैं। तो ये मेरे लिए और हमारे जैसों के लिए एक बहुत ही आश्वासन की बात है। कुछ कहेंगे कि कर्णावती तो था ही नहीं, नहीं, कर्णावती ज़रूर था, यहीं पर था, इसी एरिया में था, ये पागड़ी, कोचरवा वगैरह। तो मैं उस तरह का इतिहास नहीं पेश करती हूँ, मैं उस तरह का इतिहासकार नहीं हूँ, मैं एक कंसर्न सिटीज़न हूँ। तो तवारीख तो देंगे, वो सामने वाले कॉलेज में बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा संस्थान है, वो ऐसी तवारीख तो ज़रूर देंगे, तारीख के साथ तवारीख देंगे। लेकिन चीज़ ये है कि इसको कर्णावती क्यों नहीं कहा गया बाद में जाकर के, कि कुछ इतिहास भी है कि ये कर्णदेव की बनाई हुई एक लश्करी छावनी थी, माने एक कैंप था उधर खंभात समुंदर के किनारे, जहाँ से भारत के बाहर से भी व्यापार की आवाजाही रहती थी और समन्वय का एक बहुत बड़ा सेतु था समंदर, और समंदर के द्वारा व्यापार। उस तरफ तब तक तो लोथल नष्ट नाबूद हो गया था, लेकिन उसको भी हमें देखना चाहिए कि उस तरफ केवल 80 किलोमीटर से ही दूर लोथल, माने जिसको हम प्राग इतिहास कहते हैं, वो या तो इतिहास का उषक काल, उसमें वह एक बंदरगाह था। तो वहाँ से भी नदी के द्वारा समंदर के, तो खंभात, लोथल, और उधर उत्तर में जो गुजरात का पाटनगर था पाटन, तो उसके बीच खंभात और पाटन के बीच जो एक स्ट्रेटेजिकल जगह चाहिए थी सोलंकी राजाओं को, तब ये कर्णावती छावनी थी, शहर था। यहाँ पर बस्ती थी, जैन थे, ब्राह्मण थे, उच्च वर्ग के, मध्य वर्ग के, व्यापारी और शिक्षा और धर्म संस्थानों के साथ जुड़े हुए लोग थे। कई सारे जैन मंदिर भी थे, शिव मंदिर भी थे, क्योंकि ब्राह्मणों की बस्ती ज़्यादा थी। और जहाँ जहाँ नगर होता है, छोटा भी बड़ा भी, वहाँ वहाँ एक पूरा श्रमिक कारीगर वर्ग भी होता है, रहता है। और आपको याद रखना चाहिए कि इस साबरमती में अभी तक 1940 तक बहुत पानी था, नावें चलती थी यहाँ से खंभात तक, और ठेठ 1920 के आसपास, मैं तो बहुत सालों का गैप जंप करती हूँ, रणछोड़लाल छोटालाल, जिन्होंने यहाँ पहली मिल बनवाई, इसको टेक्सटाइल का कैपिटल बनवाया, उसका कहना था और उसका एक स्वप्न था कि अहमदाबाद को भी वो एक बंदरगाह बनाएंगे और साबरमती में मैं जहाज़ चलवाऊँगा खंभात का अखात के साथ। ये आज तक हम कहते हैं ना, पानियों को जोड़ना, नदियों को जोड़ना, वो चीज़ उन्होंने अंग्रेज़ सरकार के सामने रखी थी, पूरा प्रोजेक्ट अपील रखी थी। लेकिन अंग्रेज़ सरकारों का जो स्वार्थ था बम्बई को फ्लरिश करवाने का, उसके चलते अहमदाबाद के साथ ये इतिहास अहमदाबाद के नाम पर लिखा नहीं गया। एनीवे, लेकिन कहना यह है कि ये जो कर्णावती था एक छावनी था कर्णदेव के समय में, सोलंकी काल में, 9वीं सदी। एक ये जो लेजेंड्स है ना, दंतकथा जिसको हम कहते हैं, कहानियाँ, जिसमें थोड़ा बहुत इतिहास होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कल्पना भी होती है, जिसको लोकोक्तियाँ भी कहते हैं। लोग उस इतिहास को हम ठुकरा नहीं सकते, उस इतिहास को हम खारिज भी नहीं कर सकते हैं, और उस इतिहास के ऊपर हम महल नहीं बना सकते हैं, या आजकल जैसे चल रहा है वैसा राज भी नहीं चला सकते, और लोगों को मार भी नहीं सकते हैं,
धिक्कार का एक पूरा एक माहौल भी बना नहीं सकते हैं, लेकिन दंत कथाएँ हैं, उन्हें हम कंसीडर करना चाहिए। तो कर्णावती के बारे में जो दंत कथा है, उसके पहले जो आशावाल था वो एक अपने आप में एक पजल है, एक पहेली है कि आशावाल में कर्णदेव ने भीलों को मराकर हराकर कर्णावती बनवाया, या कर्णावती और अहमदाबाद के बीच के जो समय खंड था उसमें अहमद शाह ने, जो पाटन का राजा था, उसने आशा भील को हराकर इस आशावाल को अहमदाबाद का प्राथमिक स्वरूप दिया। तो ये अपने आप में एक पहेली है। लेकिन क्योंकि कर्णदेव के साथ ये भील सल्तनत कैसे जाएगी कि जब वनराज, जिन्होंने मैत्रक कालीन समय में 7वीं सदी माने 600 समथिंग में पाटन की स्थापना की, अणहिलवाड़ पाटन, तो पहले वनराज चावड़ा शासन, उसके वंश में बेटियां थी, तो उसके ममेरे कुटुंब में माने उसके मातामह के कुटुंब में जो सोलंकी थे, उनको ये गुजरात की राजधानी मिली, माने भीमदेव सोलंकी पहला, जिसके समय में आया था सब। और उसके बाद कर्णदेव, और कर्णदेव का पुत्र सिद्धराज, और सिद्धराज के बाद जो सोलंकी काल एकदम फ्लरिश हुआ, उसके बाद कुमारपाल, कुमारपाल के बाद वापस में जो वीर धवल वगैरह आए, जो गुजरात के धोलका वगैरह जगहों पर राज करते थे, उन्होंने कर्णावती का उल्लेख किया है। सिद्धराज के समय की जो नवलकथाएं हैं, जैन प्रबंध है, उन लोगों ने कर्णावती का उल्लेख किया है। और कन्हैयालाल मुंशी ने भी अपनी त्रयी माने पाटणनी प्रभुता, गुजरातनो नाथ और राजाधिराज में कर्णावती का उल्लेख किया है। कर्णावती शहर था, जैसे मैंने बताया, जैनियों का शहर था, ब्राह्मणों का शहर था, शिव मंदिर थे, लेकिन वह न तो खंभात की तरह फ्लरिश समृद्ध शहर था, मध्यम कक्षा का शहर था और शांत शहर था। इसलिए कुछ व्यापारी यहाँ इन्वेस्ट भी कर रहे थे, इलाके थे, मोहल्ले थे, पोले थी। तब हम समन्वय की बात करेंगे उस सोलंकी काल में, या उसके बाद वाले चावड़ा काल में, या कुमारपाल के पश्चात जो यहाँ हुए कर्ण वाघेलों के तक। तो कुमारपाल भी उसके पुत्र नहीं था, तो वाघेला उसके मेरे साइड पे, यहाँ पे वाघेला वंश जो आया, जो कि उसका अंतिम और गुजरात का अंतिम सोलंकी राज जो वाघेला वंश का था, कर्णदेव, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में यहाँ राजा था, वह पाटन से, उस कर्णदेव ने ये कर्णावती नहीं बनाई थी, उसके परदादा सिद्धराज के पिता कर्णदेव ने यह कर्णावती बसाई थी। तो वो कर्णदेव अलाउद्दीन के ज़माने में पाटन छोड़ के भाग के सोनगढ़ व्यारा के पास जो बागलाण है जंगलों में, वो बागलाण के किले में अपनी बेटी को लेकर के छुपा। उसकी रानी को अलाउद्दीन का जो गुलाम था मलिक काफूर, वो उसके साथ ले गया, अलाउद्दीन के जनान खाने में बिठाया उसको। वह थोड़ा बहुत दंतकथा मिश्रित है, लेकिन वह इतिहास लिखित है, जैन इतिहासकारों ने लिखा है, मुसलमान इतिहासकारों ने लिखा है। लेकिन उसके पहले जो एक कट ऑफ लाइन थी, वो सोमनाथ, वो मोहम्मद गजनी 1025 कहेंगे अब आ रहा है, उसका 1000वां साल होने को आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। एनीवे, तो तब ये शहर क्या था, समन्वय क्या था यहाँ पे। तो इतना ट्रेजिक चीज़ मुझे कहना कि यहाँ हम कहते हैं ना कि हम सब एक है, लेकिन धर्म और ज्ञाति कभी हमें एक नहीं होने दिया, कभी हमें एक नहीं होने दे रहे हैं। तो तब ब्राह्मण और जैनों के बीच जो क्राइसिस थी, वो अहमदाबाद में भी रिफ्लेक्ट तो होती थी, लेकिन ताकि जैन जो व्यापारी थे
समृद्ध लोग थे। यहाँ थोड़ा बहुत भी कर्णावती उन्होंने टिकाए रखा था, बनाए रखा था। और पाटन और खंभात के बीच जिन्होंने एक आर्थिक सेतु भी बनाया था, तो इसके चलते ब्राह्मण और जैनियों में थोड़ा बहुत यहाँ पर समन्वय था। अब ये कहने पर कितना विचित्र लगता है कि जिसे हम हिंदू ही समझते हैं, जैन तो हालांकि हिंदू नहीं है, हम सब जानते हैं, हमारे जैसे लोग जैन हिंदू नहीं है, अपने आप को अभी अभी माइनॉरिटी की कहा, ये तो बात अलग से, वो पॉलिटिकल स्टैंड है इनका, लेकिन धार्मिक और उनका जो वैचारिक पूरी भूमिका थी वो भी हिंदू धर्म के सामने। श्रवण पंथ, बौद्ध और जैन, उन्होंने हिंदू धर्म के तब जो सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था, यज्ञ, बलिदान, कास्ट सिस्टम, सबके सामने इन्होंने जो रेबेल किया था, विप्लव किया था, वो जैन और बाद में बौद्ध। तो यहाँ पर फिर भी ये भी एक मज़ेदार बात है कि गुजराती में बहुत सारी कहावतें हैं कि शीरा माटे श्रावक थવું પડે, वाणिया मुझ नीची तो के भाई नीची। तो यहाँ पर सोलंकी पूरे राजपूत थे, शैवाइट थे, और ये बनिया जैन, उन्होंने यहाँ पर ब्राह्मणों के साथ, सोलंकियों के साथ, क्षत्रियों के साथ कैसे समन्वय बनाए रखा था। उनकी आर्थिक एक जो सत्ता थी, क्योंकि सबको धन चाहिए था, सबको व्यापार चाहिए था, सबको समृद्धि चाहिए थी। तो आज हम उसी मुद्दे पर आज के, या तो अभी हमारे रिसेंट पास्ट के अहमदाबाद के बारे में इसी प्रकाश में बात करेंगे। इसलिए मैंने इस समृद्धि के सामने राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों ने अपने घुटने टेक दिए हैं हमारे पूरे इतिहास में। अगर देखा जाए तो सही में संस्कृति कौन तय करता है? आज हमारे कानों में ये ठोक ठोक के, बजा बजा के कहते हैं धर्म नहीं, सही में आर्थिक प्रवृत्ति, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक जो पूरा एक माहौल बनता है वही संस्कृति को तय करता है। तो इस कर्णावती की आज की संस्कृति में, थोड़े बीच वाले इतिहास की संस्कृति में, पीछे वाले इतिहास की संस्कृति में, यह जो एक समृद्ध कौम ने अपने आर्थिक अस्मिता के साथ सोलंकियों को, माने के क्षत्रियों को, राज्य सत्ता को, और जैन और हिंदू धर्म सत्ता को अपने हाथ में कैसे रखा था, इस चीज़ को आप आज की पूरी हमारे जो जितना भी आधा पूरा घंटा है उसमें याद रखिए। हम उसी पद चिन्ह पर आगे जाना चाहते हैं। यह शहर, ये जो शहरनामा है उसके अंदर आज जो टिक गया है, उसके अंदर, यानी दुनिया भर के शहरों के जब हम संस्कृति का अभ्यास करेंगे, जब हम उसकी इमारतों का या लोगों की प्रवृत्तियों का अभ्यास करेंगे या उसके बारे में सोचेंगे, तब सबसे पहले हमें उनकी आर्थिक प्रवृत्ति, उनकी इंटरडिपेंडेंसी, परस्पर आर्थिक व्यवहार और आर्थिक व्यवहार होना, कम होना, नष्ट होना, यह सब हमें ध्यान रखना चाहिए। मार्क्स और एंजल्स ने तो ये कहा ही है। आज उनके नाम देकर के हम कहेंगे तो ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, हम देखते जाएंगे। तो कर्णावती तो था, लेकिन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? धीमे धीमे सोलंकी का सूरज अस्त होने लगा, पहले चावड़ाओं का, फिर वाघेलाओं का। तो जो अहमदाबाद है उसके पेरीफेरी में जो प्रांत प्रदेश है, और उधर कच्छ में जो सिंधी राजा थे, सुमरो वगैरह, उधर सौराष्ट्र में जो रा नवगण वगैरह थे, रा नवगण, रा खेंगार, तो ये सारे सोलंकी के दुश्मन थे। हम कभी एक नहीं थे, कभी एक नहीं थे। तो ये कहना अखंड भारत, ये अपने आप को दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ठीक है। तो सारे फ्लरिश होते गए थे। पेरिफेरियल स्टेट्स राज्य थे, अपने आप में एक स्वायत्त संस्थान थे, उनके पास लश्कर थे, उनके पास अपनी आर्मी वगैरह, उनके राजा थे, उनके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था। तो वो सब फ्लरिश होते गए और यह कर्णावती धीरे धीरे मिटता गया। हो सकता है साबरमती ने अपना प्रवाह भी बदला। यहाँ एक माणिक चौक में, आज हम कहते हैं, वहाँ माणिक नदी भी बहती थी,
उधर चंद्रभागा भी बहती थी, जहाँ आज हम अपना गांधी आश्रम है, साबरमती आश्रम। तो 3 नदियाँ यहाँ पे जिस तरह से अपना मार्ग बदलती रहती, उसके चलते भी शायद ये बहुत फ्लरिश नहीं हुआ था, फिर भी एक शहर जरूर था। तो वह धीमे धीमे करके जिसको हम बोलते हैं ना कि एक गुजराती में बोलते हैं पड़तर, माने धीरे धीरे वो एक निर्जन, एकदम निर्जन तो नहीं, लेकिन कम बस्ती वाला, कम व्यापार वाला, कम आर्थिक प्रवृत्ति वाला एक छोटा सा संस्थान के स्थान बन गया। तब शायद उन भीलों ने, जो ठेठ अरवल्ली से आती हुई हमारी साबरमती के एक दोनों किनारों पर बसने वाले जो भील थे, उन लोगों ने यहाँ साबरमती के, जिसको हम कोतर कहते हैं, जो कोतर को क्या कहते हैं, कराड़ नहीं, कोतर हिंदी में क्या बोलते हैं, ये जो नदी के कोतर तो गुजराती में कहिए छे हिंदी में, तो लेकिन नदी के आसपास वाले जो पहाड़ियाँ, जो धंसती हुई पहाड़ियों, घाटियाँ, वैलीज और घाटियाँ, उसमें बसने वाली जो आदि जातियाँ थी, जिसको हम भील कहते हैं, वो सारे यहाँ पर इस कर्णावती को अपना बनाया। और उसमें कहा जाता है कि जो आशा भील करके एक था, उसने अपना राज्य जमाया, आशा भील। उसी वक्त यह 13वीं सदी 14वीं सदी का समय था। वहाँ दिल्ली पर, आगरा पर अनेक बाहरी सुल्तान सल्तनत वगैरह आने लगे, और मुगलिया सल्तनत से अलग होकर के ये जो उनके सूबे थे, जिन्होंने मुगलिया नहीं लेकिन तुर्की खिलजी सल्तनत से अलग होकर के जिन्होंने अपने अपने सूबे यहाँ बसाए थे, अभी तो मुगल तो आने को बाकी है, तो उन लोगों ने यहाँ पर अपना पाटन को सर किया। उधर अलाउद्दीन खिलजी पाटन को लूट कर निकल गया था, पाटन में अपना मलिक काफूर को बिठा के गया था। बाद में चल के वहाँ पर जो सूबा था वो पहला महमूद सुल्तान, तब ये चीज़ हुई थी। हम जानते हैं कि पूरे उत्तर गुजरात में जिस तरह से वहाँ के रहने वालों के साथ एक धर्म परिवर्तन का पूरा एक अभियान भी चला था। देखिए, हम जब इतिहास की बात करते हैं तब हमें निर्ममता से ये सारी सच्चाइयाँ भी स्वीकार करनी चाहिए। हुआ था क्योंकि उनके धर्म में ऐसा है कि जितना इस्लाम आगे बढ़ेगा उतना हमारा विजय होगा, दुनिया पर हमारा इस्लाम आ जाएगा। अभी आज भी वो लोग मानते हैं। तो पूरा ये जो अभियान चला था, उसमें जो राजस्थान, और तब तो ये सब अलग अलग संस्थान थे, तो वहाँ के जो टांक राजपूत थे, उनमें से जो धर्म परिवर्तित हुए, वो ये महमूद और उसका पोता अहमद, वो पाटन की गादी पर आए, जो अहमद शाह पहलो, जिसने अहमदाबाद बसाया। अब देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा पॉज करते हैं। अहमदाबाद क्यों बसाया? उसे पता था उधर खंभात है, उधर दिल्ली है। जब कर्णावती थी तब तो दिल्ली कमज़ोर थी, कुछ नहीं था, दिल्ली जैसा कुछ नहीं था। ये आज बोलने लगे इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, तो ऐसा कुछ नहीं था, सब नष्ट हो गया था अगर महाभारत हुआ भी था तो। लेकिन इस अहमद शाह ने देखा कि उधर खंभात है जो फ्लरिश एक बंदरगाह है, उधर दिल्ली है जो आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान की सल्तनत का जहाँ पे डेरा है, उधर से स्वतंत्र होकर के भी यहाँ पे हमें राज करना है, तो एक धार्मिक इकाई तो दिल्ली आगरा में है। लेकिन
बहुत दिल्ली दूर है, ये कहावत वहाँ से आई है, दिल्ली बहुत दूर है। तो उसने सोचा कि एक ऐसी नगरी बसाई जाए, तो क्यों नहीं, ये जो आधी टूटी फूटी ये जो कर्णावती है और आशावाल जो है उसके ऊपर क्यों हम एक नई नगरी बसाएं। तो बीच में एक घटना घटी, ये घटना घटती रहती है कि 14-15वीं सदी में ईरान के या तो हिंदुस्तान के बाहर के देशों के जो सूफी संत थे वो सब यहाँ पर दिल्ली, आगरा, अजमेर, वहाँ के जो सूफी है उनके साथ ज्ञान वार्ता करने के लिए आवाजाही करते रहते थे। तो गल्फ कंट्रीज आज जिसको हम कहते हैं, वहाँ से अजमेर तक आने वाले 2 बहुत बड़े संत, सूफी संत, एक तो पीर इमाम शाह जिसके ऊपर पीराना बना है, वो थोड़ा लेटर, लेकिन उससे पहले संत अहमद गंज बख्श खट्टू, ये जो सरखेज है हमारा, वहाँ पे जो खंभात से समुद्र मार्ग से आए थे, ईरान से खंभात से उतर के अजमेर जा रहे थे ज्ञान वार्ता करने, या तो ख्वाजा के पास दिल्ली जा रहे थे निज़ामुद्दीन औलिया के खानगाहों में, यहाँ रुक गए सरखेज में। और सरखेज में रुककर उन्होंने एक तरह से एक नए पंथ की, सूफीज़म की शुरुआत की। वो अहमद थे। सरखेज में कौन लोग थे? यहाँ पे नील की खेती होती थी, गड़ी, हम गड़ी जिसको कहते हैं। यहाँ पे ब्राह्मण थे सरखेज के। सरखेज और आशावाल दूरी पर थे। आशावाल के भील थे, किसान थे, नदी के किनारे पे अपनी छोटी मोटी खेतियाँ करते थे। आज जो देवी पूजक है हमारे, अभी तो ये सब रिवर फ्रंट हो गया, लेकिन 10 साल पहले जो यहाँ पे तरबूजे, खरबूजे, कोथमीर, रिंगण, मरचाक, जो छोटी मोटी किसानी करते थे, वो लोग थे। जो कताई बुनाई करते थे, बुनकर थे। जो रंगाटी, रंगरेज थे, वो नील के खेत थे। तो गड़ी, नील में डूबो के यहाँ की जो इंडिगो, या अभी दुनिया भर में ये सब फैशन चलते इंडिगो, तो इंडिगो का क्रेडल ये अपना सरखेज है। नील दर्पण बंगला में भी है, तो वहाँ पर भी है। तो भारत की ये जो नील की खेती, वो तो नील दर्पण तो अंग्रेज़ों के ज़माने की कहानी है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो नील दर्पण है वो सरखेज, वो हमारी तो इवन बिफोर सल्तनत। अब एक थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। आज के अखबार में भी, कल के अखबार में भी, टीवी में भी, रविश में भी, या कई लोग में भी एक गलती फैली रहती है कि सारे मुसलमान माने मुग़ल, सबको ये लोग मुग़ल कहते हैं। गलत चीज़ है। ये लोग सुल्तान थे। ये जो अहमद शाह, मोहम्मद शाह, बाद में आया जो मोहम्मद बेगड़ो, शेख आखिरी अहमद शाह, हाँ, तक, जिसको पेशवा ने खारिज कर दिया, तो वहाँ तक के जो थे वो सब सुल्तान थे, वो मुग़ल नहीं थे। मुग़ल बाद में आने वाले। मुग़ल आए भारत में, सबसे पहला मुग़ल आया हम जानते हैं, वो बाबर आया, हुमायूं आया। हुमायूं के समय में यहाँ पर महमूद बेगड़ा था, और महमूद बेगड़ा ने चांपानेर उसको जीतने नहीं दिया था। हम अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, इसलिए चांपानेर तक नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सरखेज में ये जो संत, ये जो नील की खेती चल रही थी, श्रमजीवी लोग संत अहमद गंज बख्श खट्टू से प्रभावित होते जा रहे थे, इकट्ठे होते जा रहे थे। उधर थोड़े साल के बाद जो पीराना में इमाम शाह पीर आए, उनसे जो श्रमजीवी वहाँ के थे, जो रबारी वगैरह लोग थे, वो ये सब अहमदाबाद नहीं था, अहमदाबाद के आसपास की चीज़ें थी, पेरीफेरी, जहाँ से अहमदाबाद को फ्लरिश होना था, जहाँ से अहमदाबाद अपने आप को एक समृद्ध शहर बनाने वाला था। ये अपना अहमद शाह सुल्तान, जो पाटन का सुल्तान था, अभी तो उसने एक ख्वाब ही देखा था
के बीच वाली एक राजधानी होनी चाहिए। वो इस सूफी संत का भक्त था। वो आया और उसने उनके साथ बात की अपने मन की कि मुझे ये करना है। यहाँ एक टीले पे झोपड़ी में रहने वाले संत पीर संत अहमद बख्श गंज खट्टू, उनको भी लगा कि सही बात है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक नगर बनाया जाए, सपनों का नगर, तुम्हारे सपनों का नगर। वहाँ समन्वय क्या था? ये सूफीज़म वो कट्टर इस्लाम नहीं है। अगर ये सूफीज़म का श्राइन अहमदाबाद बरकरार रहता है सालों तक और रह सकता है भविष्य में भी, तो ये सारी जो आजकल जो बातें हो रही है वो नहीं होती थी। लेकिन हम जानते हैं कि उसमें भी एक घपला हुआ। एनीवे, तो सूफी संत ने कहा कि यहाँ एक शहर बसना चाहिए, जो जैसे हिंदुइज्म में प्रेम भक्ति पूरा एक प्रवाह था, भक्ति प्रवाह था, प्रेम लक्षणा भक्ति थी, उसी तरह से ये सूफीज़म, वो सूफियों के लिए नाचना गाना, पैगंबर की एक गेसों वाले काली कमली वाले की कल्पना करना सब जायज़ था। ये इनके आशिक थे, ये इनके माशूक थे। तो इस शहर की, अहमदाबाद की नींव में अपने आप एक कहीं ना कहीं दो विचारधाराओं का समन्वय है। भक्ति प्रवाह, सूफीज़म, प्रेम लक्षणा भक्ति, जो इस जिसके नीचे इस्लाम का स्तर है और ऊपर प्रेम लक्षणा है, या उल्टे से कहो, अगर सूफियों के नज़रिए से कहो तो ऊपर से जो सूफी है और नीचे प्रेम लक्षणा भक्ति का एक स्तर है। तो वो एक अपने आप में, आजकल हम 92 के बाद जो इंटेलेक्चुअल्स है, इतिहास विशेषज्ञ है, खास करके जो इंटेलेक्चुअल मुसलमान है, जो समन्वयवादी मुसलमान है, और बिन मुस्लिम लोग भी है, जो दिल्ली, आगरा, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में, बम्बई में, हमारे अहमदाबाद में भी कुछ लोग हैं, और जो भारत से बाहर भी रहते हैं, वो लोग इस सूफीज़म को एक अपनी एक आइडियोलॉजी बना करके इस देश को और दुनिया को एक पीस और लव दोनों का एक दोनों के समाज बनाना चाहते हैं। तो सूफीज़म हमारे इस शहर का सबसे पहला एक समन्वय का स्तर है। जाहिर है कि यहाँ जो शहर बनने लगा, तो सबसे पहले जिसे हम इमारत कहते हैं, राजा आते हैं तो किले बनाते हैं, महल बनाते हैं और धर्मस्थल बनाते हैं। तो अहमद शाह ने स्वाभाविक तौर से अपनी एक टेरिटरी तय करके ये भद्र का किला जिसको बोलते हैं वो बनाना शुरू किया। इस शहर के समन्वय के स्थल है वो, तो आप कोई भी अहमदाबाद के इतिहास की कई सारी किताबें हैं, वो चाहे माणिकलाल भाई पटेल की हो, 100 साल पहले करीब रत्नमणि राव जोटे ने लिखा हो, उसने काफ़ी सारा लिखा है। अच्युत भाई याग्निक ने फ्रॉम रॉयल सिटी टू मेगा सिटी में लिखा है, या हावर्ड स्पोरेक ने शॉक सिटी में लिखा है, या मेरा शहरनामा भी आप देख सकते हैं, जो इन सब का मैंने अध्ययन करके तैयार किया है, खुद चल के देख के किया है। तो स्थान स्थितियों के लिए मुझे लगता है कि हम अहमदाबाद का टूरिज़्म नहीं करते हैं आज, वो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। क्या समन्वय था इमारतों में? अगर आपने अहमदाबाद के सिवाय गुजरात के चांपानेर, जूनागढ़, दाहोद,
जैसे शहर देखे हैं या सूरत देखा है, तो वहाँ पे आपको अहमदाबाद की धर्मस्थल, मस्जिदें, किला से अलग और अहमदाबाद जैसे भी मिल सकते हैं। देखते हैं क्यों। अहमदाबाद में भी अलग अलग इस्लामिक, मैंने अब कहा कि जो गलती करते हैं आज के पत्रकार भी, विद्वान पत्रकार भी करते हैं, तो मुझे बहुत आघात लगता है कि ये एक ऐतिहासिक गलती क्यों करते हैं। क्योंकि अहमदाबाद के ये जो सल्तनत की जो ये पूरी इमारतें हैं, उनके ऊपर प्रतीक, शैली, साइज माने कद, सबके ऊपर राजपूती आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा प्रभाव है। क्योंकि राजस्थान और ये टांक राजपूत जो बाद में चल के मुसलमान हुए, पूरा उत्तर गुजरात, तो सोलंकी कालीन जो शिल्प स्थापत्य है, अगर आप अंबाजी का पुराना मंदिर, गर्भगृह, आप कुंभारिया के देरासर, आबू रोड, आबू के माउंट आबू के जैन मंदिर, राजस्थान के जैन मंदिर, राणकपुर से लेकर के कोई भी उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, हवेलियाँ जैन श्रेष्ठियों की, बनिया श्रेष्ठियों की, वैष्णव मंदिर, वहाँ जगत मंदिर है उदयपुर का, वहाँ श्रीनाथ जी में श्रीनाथ जी की हवेली, वो सारा देखेंगे। और अहमदाबाद के रानी सिपरी की मस्जिद देखेंगे, चांपानेर का पूरा किला, चांपानेर की 6 मस्जिद, जूनागढ़ ऊपरकोट की मस्जिद, और ये अपने सरखेज में बीच वाला जो एक जिसको बोलते हैं आराम गाह, अंदर की सरखेज रोज़ा, रोज़ा तो है अपने आप में, रोज़ा थोड़ा अलग है, लेकिन महमूद बादशाह की जो कब्रें हैं, मोहम्मद शाह की कब्र वहाँ पर है, मोहम्मद बेगड़ा की। महमदाबाद के बाहर रोज़ा रोज़ी करके 2 रोज़े हैं, जिसके ऊपर अभी अभी कुछ महीनों पहला आक्रमण हुआ था कट्टरवादियों का। तो ये सारी इमारतें अपने आप में एक सी है। अभी तोड़ने मत जाना, इनको कहना पड़ेगा कि अभी तोड़ने मत जाना, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कला स्वातंत्र का एक पूरा इतिहास है। ये जो मुसलमान सुल्तान थे, वो चाहते थे तो ईरान, तुर्कस्तान, अरबस्तान की तरह की मस्जिदें वगैरह यहाँ बनवा सकते थे, इस्तांबुल जैसी यहाँ बनवा सकते थे। उनके पास पैसे भी कम नहीं थे, वहाँ से कारीगर भी मंगवा सकते थे। बाद में हुआ है ये मुग़लों के द्वारा, लेकिन इन सुल्तानों के द्वारा नहीं हुआ है। ये अहमदाबाद की कहानी है। ये पूरे गुजरात के सल्तनत, जिसको सुल्तान कहते हैं, ये अहमद शाह नहीं, महमूद पहला से लेकर के मुग़लों के आने तक की जो इतिहास है सल्तनत का, उसकी ये जो इमारतें हैं, इनमें प्रतीक भी है जो हिंदुस्तानी यानी हिंदू यानी सनातनी कमल। आप जानते हैं यहाँ पर बैठे हुए सुनने वाले लोग कि इस्लाम में कर्ता की माने कि खुदा की, जिसने यह सृष्टि रची है, उसकी नकल करने को कुफ्र कहते हैं, माने अधर्म कहते हैं, पाप कहते हैं। तो पेड़ पौधे, झाड़ पान, पक्षी, पशु माने हाथी, घोड़ा, और ह्यूमन फिगर्स की बनाई ही थी। आप हैदराबाद जाएंगे तो नहीं मिलेगा, आप लखनऊ जाएंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अहमदाबाद में मिलता है, क्योंकि ये कला की यह स्वातंत्र है। चाहते थे तो सुल्तानों ने ये कर सकते थे, लेकिन यहाँ के जो कलाकार थे, यहाँ के जो कारीगर थे, जो आर्टिसान थे, उन्होंने इसी शैली को यहाँ पे बरकरार रखा, और इन लोगों ने बड़े चाव से बनवाने की छूट दी। और आज ये हमारी ये जो सीधी सैयद की जाली है, उसके ऊपर मैं यहाँ पर इस प्रतीक को मैं ख़त्म करूँगी। आप जालियों को देखें,
वहाँ पे पेड़ है, बेल हैं, और सबसे मध्य वाली जो सबसे महत्व की जो जाली है, वहाँ 4 जालियाँ पूर्ण है, एक नहीं है, नहीं बनवा दी गई है। वो भी इसका इतिहास भरत भाई अभी कविता में लिख चुके हैं, मेहता। लेकिन जो सबसे बीच वाली महत्वपूर्ण जाली है, वहाँ पे 2 पेड़ है। सबसे बीच में खजूर है, जो इस्लाम और अरेबिया का एक मुकद्दस पेड़ है, खजूर का पेड़, और उसके आसपास आम की सारी डिजाइन है, लटके हुए आम है, आम पूरे फल दिखते हैं जो भारत की, और खजूर के साथ आम। तो खजूर और आम का समन्वय ये हमारे अहमदाबाद की सल्तनत कालीन इमारतों का एक अल्टीमेट सिंबल है, अल्टीमेट नमूना है, मैं कहूँगी। यहाँ पर कई ऐसे, भद्र का किला है, यहाँ पे कमल भी है, फूल बेल है, जामा मस्जिद में जाओ तो वहाँ पे फूल बेल है, हर एक जगह पे। माने जो इमारतें हैं जो सल्तनत कालीन, जिसको हम अहमदाबाद की एक पहचान कहते हैं, मेहमदाबाद, जो अहमदाबाद का ट्विन सिटी माना जाएगा, क्योंकि महमूद शाह ने वहाँ पे बनाया, और उससे जाकर के आगे चांपानेर। तो तीनों की जो सल्तनत की जो बहुत बेहतरीन इमारतें हैं, चांपानेर देखना चाहिए। गुजरात की एक अद्भुत कला कारीगरी वहाँ पे है। हेरिटेज में भी चांपानेर को दिया गया, अपना स्थान दिया गया, बाद में जाकर के अपनी वो रानी वाव। लेकिन कहना यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगी इमारतों के बारे में कि ये एक अपने आप में समन्वय की शुरुआत थी, जो सल्तनत ने और सुल्तानों ने कलाकारों को स्वातंत्र्य दिया था। नहीं तो हाथ कटवा सकते थे ना। ताजमहल बनवाने वाले ने, ताजमहल बनाने वालों के हाथ कटवा दिए हैं, ऐसी दंतकथाएं है। सच है झूठ है ये अलग बात है, लेकिन अपने आप में ये एक समझने वाली चीज़ है कि सत्ता को बरकरार रखने के लिए जो एक तामझाम होना है, ये इमारतें हैं, ये धर्मस्थल है, ये किले हैं, ये महल है, उसमें अपनी छाप छोड़ के जाना, ये हर एक सत्ताधारी का मनसबा है। तो ये आजकल जो काशी में हो रहा है या अयोध्या में हो रहा है, वो इसी कंटिन्यूएशन है, इसी में। अब जा कर के देखिए कि सल्तनत के बाद मुगल आए, तो मुगलों ने यहाँ पे इमारतें तो खड़ी की, लेकिन उस तरह से उतनी इंट्रिकेट और समन्वय वाली नहीं है। ये आज़म खान का जो भद्र का महल है, किला अहमद शाह मोहम्मद शाह बेगड़ा सल्तनत का, लेकिन आज़म खान का जो महल है वो ह्यूज। तो मुगलों ने अपने आप को ह्यूज बनाया। शाहीबाग का तो महल है वो ह्यूज, ऊंचाई। अब देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया, उसमें उसने समन्वय किया है, क्योंकि अकबर ने अहमदाबाद को अपने एक नमूने के तौर में रखा था। जहांगीर ने अहमदाबाद को पसंद नहीं किया और उसने खास कुछ बनवाया भी नहीं है वहाँ पे। शाहजहां ने बनवाया, लेकिन शाहजहां तक आते आते मुगलिया सल्तनत अपने आप में बहुत मजबूत सल्तनत हो गई थी, बहुत समृद्ध सल्तनत हो गई थी। इस्लाम भी उतना फैला था भारत भर में कि वहाँ से ईरान से कारीगर आए और उन्होंने ताजमहल बनवाए। तो ताजमहल में आप देखते हैं समन्वय है, वहाँ फूल बेल है, हालांकि कमल नहीं है, क्या है, अनारकलियाँ है, वो केसरी पत्तियाँ वाले फूल है। अब आप जाए भद्र का किला देखें, भद्र के किले के किनारों पर सारी अनारकलियाँ है, और जिसको हम टोडला कहते हैं वो कमल है। ब्रैकेट्स वो हमारी लकड़ी की, पत्थर की हवेलियों की तरह है, जो राजपूत कालीन शेखावत की हवेलियाँ है, या जोधपुर की है, जैसलमेर की है, और अहमदाबाद की भी है। बीच में जो पेशवाई आई, उसने जो यहाँ पे इमारतें बनवाई, उसमें उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत समन्वय किया। थोड़ा बहुत इस्लामिक जो ब्रैकेट
जो लकड़ी का नक्शी काम था वो इस्लामिक अपने जो पत्थर के नक्शी काम थे, नक्काशी थी, उससे प्रभावित पेशवाओं का लकड़ी का नक्शी काम। तो पूरा वुडवर्क जो है अहमदाबाद का, ये जो पोले हैं, ये जो मगन भाई की हवेली है या सुबा साहब की हवेली थी, अभी तो टूट गई, लेकिन और मेरा अपना एंसेस्ट्रल होम था, वो ऐसी महाराष्ट्रियन लकड़ी के काम वाली सुंदर हवेलियाँ थी, जिसके ऊपर ये राजपूती कम सल्तनत की इमारतों का प्रभाव था। यहाँ पर हम थोड़ा रुकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बात कही, तो ऐसे समन्वय के श्राइन होने लगे। अगर दंतकथा को सच माने कि माणिकनाथ बावा ने जारी में छुप के महमूद बेगड़ा को हैरान किया था और हर रोज़ किला बनता था, सुबह किला टूटता था, उसकी चटाई, बाबा की चटाई गूंथता था और रात में वो अपनी चटाई तोड़ता था। अगर वो सच माने तो क्यों? वह चाहता था कि इस शहर में समन्वय बना रहे। वो इनसिक्योर था माणिकनाथ बावा। तो वह माणिक बुर्ज बना करके अहमद शाह ने उनको अमर तो कर दिया, हालांकि वो नहीं रहे। माणिकनाथ बावा की देरी माणिक चौक में है। पूरे अहमदाबाद की जो शान सल्तनत की और अभी तक की जो बाज़ार, जो सोने चांदी का बाज़ार, जो कपड़े का बाज़ार, जो लेन देन का, पैसों के लेन देन का बाज़ार, अंग्रेज़ों के ज़माने जब शेयर मार्केट आया, तो माणिक चौक अपने आप में एक बहुत ही अहमदाबाद की शान स्वरूप, समृद्ध, और अहमद शाह बादशाह का एक बाजू अपना बादशाह का रोज़ा है, उनकी मज़ार है, दूसरी तरफ रानी का हजीरा जिसको रानियों का रोज़ा है। तो दोनों इमारतें आप देखिए, जामा मस्जिद भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत ये दोनों इमारतें हैं, और उसके बाहर ही ये माणिक चौक है। तो अपने आप में एक सल्तनत की मुस्लिम संस्कृति और हिंदू नाथ पंथ के थे माणिकनाथ बाबा, उनकी जो एक आस्था सबको मिलाने से रहने की चीज़ थी। लेकिन समृद्धि का एक जो बहुत बड़ा उसमें एक कंट्रीब्यूशन था, वो सारे सेठिया थे, और एक तरफ उनका इन्वेस्टमेंट था, तो दूसरी तरफ प्रजा, जो प्रजा है वो इस अहमदाबाद को फ्लरिश करने वाले केवल सेठिया नहीं थे, केवल महाजन नहीं थे। इसको कपड़े का मैनचेस्टर बनाने वाला कौन थे? मैनचेस्टर तो बाद में जाके बना, जब ये सल्तनत आई तब से पहले यहाँ बुनकर थे। तो अहमद शाह ने बुनकरों को प्रोत्साहित किया। बुनकर जो दलित भी थे, आसपास के गांवों से भी आए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम में अपनी समानता को और समृद्धि को ढूंढना शुरू किया, पाया भी। तो यहाँ बुनकर थे तो मुसलमान थे, और रंगरेज थे वो भावसार थे, माने जो हमें आज शेड्यूल कास्ट में कहते हैं। जो किनखाब बनाने वाले थे, किनखाब अहमदाबादी, किनखाब बनारस की, वो बाद में आई, लेकिन किनखाब करके एक पूरी बहुत ही कीमती कपड़े की एक जात थी जिसको ब्रोकेड अंग्रेज़ों ने बनाया, लेकिन वो अलग बात है, किनखाब अलग बात है। तो ये किनखाब बनाने वाले मुसलमान थे। जो दर्जी थे वो मुसलमान भी थे और दलित में से भी थे। ये जो किसान थे, जो गली की माने नील की खेती कर रहे थे, वो दलित थे और हिंदू भी थे, माने सवर्ण हिंदू भी थे। पटेल लोग भी थे। अगर शामल कवि का नाम आपने सुना है तो वहाँ पे वो पटेल के राजकवि थे। तो यहाँ पटेल जमींदार भी थे। इन लोगों ने सबने मिलकर के, इन श्रमजीवियों ने मिलकर के अहमदाबाद को प्रॉस्पेरस बनाया, समृद्ध बनाया।
अगर ये लोग साथ में मिलके, और जो पहले मैंने एक शब्द किया था इंटरडिपेंडेंट, माने एक दूसरे पर आधारित, एक काटता है तो दूसरा बुनता है, तीसरा उसके ऊपर ब्रोकेट करता है, चौथा उसको सीता है, पांचवा उसके ऊपर सोना लगाता है, छठा उसके ऊपर बारीक कारीगरी करता है, एक कपड़ा तैयार होता है, उसके पीछे दोनों तरह के, माने जो अपने आप को हिंदू कहते थे और मुसलमान, दोनों तरह के कारीगरों का कंट्रीब्यूशन, माने ये जो एक साझा आर्थिक प्रवृत्ति न होता तो अहमदाबाद मैनचेस्टर भी न बनता, क्योंकि अहमदाबाद तो उससे पहले भी कपड़ों का, यहाँ से इजिप्ट में, यहाँ से पोर्तुगाल में, यहाँ से ग्रीस में, यहाँ से मलेशिया वगैरह में यहाँ का जो सूत था, यहाँ का जो कमखाब था, यहाँ के जो अकीक के गहने थे, यहाँ के जो अकीक के शराब के प्यालों में, खंबात की अकीक के शराब के प्याले ग्रीस में जाते थे, याकूत कहते थे जिसको। तो कितने, मुझे लगता है कि ये समन्वय कारीगरों ने जो अपने आप में एक तरह से एक दूसरे के ऊपर आधारित रह के एक साथ मिल कर के अगर ये न किया होता तो ये अहमदाबाद, गुजरात या भारत, इसका नाम इन कारीगरी के तबकों में इतना आगे नहीं आता। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस समन्वय का। अब देखिए यंत्रवाद आया, मिलते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया। ये जो मिला जुला वाला है, बस मैं ये कमेंट करने वाला था कि अयोध्या में भी मंदिरों में जो फूल चढ़ता है, जो खड़ाऊ बनती है और रामनामी चादर तक, वो सब बनाने में भी मुस्लिम कारीगरों का ही है। मुझे लगता है ये भारत में, ये पूरी भारत की यही संस्कृति है। ये नहीं, बनारस में क्या सुबह नहीं होती थी जब बिस्मिल्लाह जी शहनाई नहीं बजाते थे, तो यही तो, ये पूरी भारत की संस्कृति है। ये लोग भुलवाना चाहते हैं ना, तकलीफ ये है। लेकिन अहमदाबाद उसमें अब एक हार्वर्ड प्रोडक्ट है, उन्होंने उसको एक फ्लैगशिप सिटी का नाम दिया है। तो इस मुद्दे पर भी वो फ्लैगशिप सिटी है। सबसे पहले अहमदाबाद को आगे करेंगे, बाद में संस्कृति को ध्वस्त करेंगे, अहमदाबाद की संस्कृति को ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब शुरू से होता है। तो ये सल्तनत का जो पूरा समय था वो समन्वय का समय था। मुगलिया समय में समन्वय का थोड़ा बहुत कम हुआ, क्योंकि यहाँ जजिया आया। हम मुगलों को भारत की उसमें तारीफ ज़्यादा करते हैं, लेकिन गुजरात के साथ मुगलों का इतिहास उतना रोचक नहीं है। टैक्सेस बहुत बड़े थे, अहमदाबाद के ऊपर बहुत टैक्स मुगलों ने डाले थे। और दुख की बात ये थी कि जब मुगल थे निर्भय होते गए, तभी पेशवा चढ़ के आए। तो इस अहमदाबाद ने जो झेला है, वो द्रौपदी को हम बहुत सुखी महारानी कहते हैं, लेकिन इस अहमदाबाद के ऊपर बहुत लूटपाट हुई। सुल्तानों के कुछ सूबे भी बाकी रह गए थे, अधिकारी वगैरह। उसके ऊपर मुगल जो न्याय शासन अदालतें मुगल चलवाते थे, और उसके ऊपर लश्करी शासन आया पेशवाओं का। तो तीन शासन लेट 17वीं सेंचुरी से इस अहमदाबाद में झेले हैं। तब समन्वय की जो रोशनी थी वो फीकी पड़ गई थी। मुझे लगता है कि इसको स्किप करने के लिए हमें एक, जिसको हम नहीं मानेंगे, परतंत्रता मानते हैं, गुलामी मानते हैं, लेकिन फिर भी ये जो जिसको हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, यांत्रिक क्रांति आई, उसने
एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही संकुल तरीके से इस समन्वय को तोड़ा भी और बरकरार भी रखा। कैसे? उसमें भी अहमदाबाद पहल करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, एजुकेशन में। यहाँ पर जो इमारतें हैं अहमदाबाद में, जो आप जिसको हम काफ़ी नज़रअंदाज करते हैं, ये जो एलिस ब्रिज है वहाँ से वह विरासत शुरू होती है जिसको हम एज ऑफ एनलाइटनमेंट, गुजरात का सुधारा युग गुजराती में हम कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद भारत की औद्योगिक क्रांति, यूरोप की तो 400 साल पहले हो चुकी थी। 18वीं सदी के पश्चात वर्षों में ये जो एलिस ब्रिज हुआ, पूरा लोहे का फौलाद का पुल, उसके उस छोर पे CNI चर्च माने ख्रिस्ती धर्मस्थल, उसके बिल्कुल बगल में अंग्रेज़ों द्वारा और पादरियों द्वारा, उस वक़्त यहाँ जो एंग्लिकन चर्च था उसके द्वारा स्थापित स्कूल, सार्वजनिक स्कूल, धूड़ी निशाड़ नहीं, जिसमें बनिया ब्राह्मण ही पढ़ पाते थे और निचले तबकों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। ये जनरल स्कूल हुआ, और जनरल स्कूल आप देखते जाइए, एक एक इमारत है अभी तो बची हुई है। तो वो देखने लायक इमारत नहीं है, सोचने लायक इमारतें हैं। तो मैं उस तबके को भी समन्वय का एक बहुत बहुत बड़ा एजेंट मानती हूँ। वो समय को, वो पूरी एनलाइटनमेंट को, शिक्षण आया, सार्वजनिक शिक्षण आया। अंदर भद्रा में जाइए, सामने लाइब्रेरी है, हिमाबाई इंस्टीट्यूट। वो लाइब्रेरी अपने आप में एक सार्वजनिक स्थल, जो सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था। उपले तबके के बनियों को, या बनिए भी बहुत कम पढ़ते थे, पढ़वाते थे, पैसे देते थे, दान देते थे। हिमाबाई इंस्टीट्यूट उसी का नमूना है। और कुछ राजा पढ़ सकते थे यहाँ पर भी, और फिर फॉरेन भेजते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे फारबत साहब ने, हमारे दलपत राम ने, हाँ, उसका दलपत राम का स्टैच्यू भी है। ये जो हिमाबाई इंस्टीट्यूट बना है, जो अहमदाबाद की लाइब्रेरी, हालांकि पहली लाइब्रेरी सबसे पुरानी यहाँ से कांकरिया जाते हुए आपाराव भोलानाथ लाइब्रेरी है, वो वाचनालय था पहला। वह भी अपने आप में एक एनलाइटन फैमिली, एक ही फैमिली, जैसे कुछ एक अपने आप में महाजन संस्कृति का एक पूरा एक तबका चला। तो पहले जो महाजन संस्कृति थी वो दान, पुण्य, धर्म, ध्यान वगैरह करती थी। यहाँ पे हम गेटोइजेशन के बारे में भी बात करेंगे। मुझे लगता है कि समय तो चला जाएगा, नहीं? पार्ट 2 करेंगे, ठीक है, बाद में, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आने पर मुझे ये कहना है कि अब आगे चलिए। वो स्कूल है सार्वजनिक, उसके बाजू में महालक्ष्मी ट्रेनिंग स्कूल है, माने PTC, और महिलाओं के लिए। तो ये जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट, वो इस अहमदाबाद का समन्वय का भी प्रतीक है। पश्चिमी संस्कृति और हमारी भारतीय कुटुंब व्यवस्था की, हिंदू कुटुंब व्यवस्था की, और उनको आँख खोलने वाला एक पूरा एक तबका भी है। उससे कुछ ही दूर जाइए, म्यूनिसिपैलिटी, सबसे पहली अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी है पूरे भारत में जिसमें बिन अंग्रेज એટલે नॉन इंग्लिश अधिकारी सबसे पहले चिनुभाई बैरोनेट और रमन भाई नीलकंठ हुआ करते थे। तो ये एक जो बुद्धि, जो जिसको हम वेस्टर्न थिंकिंग कहते हैं, और भारतीय रहनी करनी माने रहन सहन का रीत रस्म, वो सबका समन्वय
इस 19th सेंचुरी मार्ग में है। म्यूनसिपालिटी से आप आगे जाओ, म्यूनसिपालिटी ने माने रणछोड़लाल ने इस अहमदाबाद को रोड दिए, स्ट्रीट लाइट्स दिए, टेक्सटाइल मिल तो दिए ही थे, हॉस्पिटल दिए, आरसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट दिए, महिला वनिता विश्राम महिला हाई स्कूल दिए, आरबीआरसी उनके बेटे ने हालांकि करवाए, बेटे ने पोते ने, चिन्नूभाई बेरोनेट ने। स्टेशन अपना कालूपुर है, उसके सामने विक्टोरिया जुबिली हॉस्पिटल है, जो सबसे पहली ऐसी हॉस्पिटल जिसमें महिला वार्ड अलग है और जो पूरा प्रसूति का वहाँ पे, और मोतीबाई डॉक्टर पारसी महिला डॉक्टर थी, वो हमारी सबसे पहली जो प्रसूतियाँ करवाने वाली डॉक्टर थी। और घर घर जाकर के ये लोग दलपत राम और फारबत साहब के लोग और रणछोड़लाल के पोते चिन्नूभाई जाकर के महिलाओं को, बेटियों को शिक्षा दिलाने की फेरी करते थे घर घर जाकर के। दूसरा एक आया कि मोबाइल दवाखाना सर चिन्नूभाई बेरोनेट ने शुरू करवाए, घोड़ा गाड़ी लेकर के वर्किंग क्लास एरिया में, ये गोमतीपुर, सरसपुर, ये जो अपने जो मिल मजदूर जो थे उसके एरिया में, लेबर एरिया में घोड़ा गाड़ी लेकर के एक मेडिकल पर्सन और एक मेडिकल वुमन जाते थे और घर घर जाकर के दवाई दे। तब प्लेग हुआ था, तब इन्फ्लुएंसा हुआ था, तो इन्होंने ये सब किया। ये सब महाजन संस्कृति है। हालांकि ये लोग वेलफेयर की एक पूरी एक संस्कृति उन्होंने शुरू की। हालांकि उसमें समानता की बात नहीं थी, लेकिन अगर वेलफेयर नहीं है, अगर मजदूर काम नहीं करता है तो मिल नहीं चलेगी। तो वो चीज़ एक स्वार्थ मूलक भी था, और स्वार्थ मूलक एक दूसरा भी एक होता है धर्म, पुण्य। दान करेंगे तो पुण्य मिलेगा। ये जो हमारी एक टिपिकल महाजन परंपरा का एक जो जिसको हम आध्यात्मिक फैक्टर कहते हैं, लेकिन असल में ये अपने आप में कैलकुलेटिव तो है, लेकिन एथिकल है, एक नैतिक स्वार्थ है। ये गुजरात की एक खासियत है। अहमदाबाद उसमें बहुत ही अहम भूमिका बजाई अहमदाबाद ने 19th सेंचुरी में, एक एथिकल स्वार्थ। तो अभी नहीं, ये जो वेलफेयर स्टेट अभी जाने लगा है ना धीरे धीरे करके, तो उसके पीछे ये था। तो ये अभी आगे जाइए, क्या आता है, अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल आता है। तो उसके जाएंगे जरा आगे तो महिपतराम अनाथ आश्रम आएगा, खास करके बालिकाओं के लिए। तो अनाथ आश्रम अपने आप में एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। तो यहाँ केवल इस्लाम और हिंदू का समन्वय नहीं है, यहाँ यूरोप और हिंदू का भी, माने भारतीय कुटुंब व्यवस्था दोनों को कहीं पे साथ लाने का इस महाजन परंपरा ने भी प्रयास किया है। ये जो टिपिकल महाजन परंपरा, वो ऐसा नहीं है कि बम्बई में नहीं था, ऐसा नहीं है कि सूरत में नहीं था, लेकिन यहाँ की जो कुछ जो कौम विशेष है ना, जैन और बनिया, जैसे मुंबई में पारसी या सूरत में भी पारसी, और यहाँ पर जो ये जैनिज़्म ने अपना ये जो रुख बदला, वो अपने आप में एक तरह से कहा जाएगा कि उनका जो एक अनेकांतवाद है ना, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा हो सकता है। तो एक मुक्त विचार का जो उनका कल्चर है, वह अहमदाबाद का कल्चर भी बन पाया। तो अगर यहाँ पर हम 19th सेंचुरी के ऊपर थोड़ा पॉज लेते हैं, बाद में जाकर के क्या हुआ, और फिर हमारे स्वतंत्र भारत के शासन ने इस समन्वय के संस्कृति के साथ क्या किया, कहाँ तक ये बच पाया, तो ये सोचने वाली बात है। अगर आप सब खास करके PCAI अगर इच्छा रखते हैं तो हम आगे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये अहमदाबाद 600
612-15 साल पुराना शहर है। उसके नींव में समन्वय है। यह 3 आर्थिक प्रवृत्ति, सामाजिक स्तर और मानसिकता, इन तीनों में कैसे उसका बदलाव आया। आज हम ये क्यों फेस कर रहे हैं। आज अहमदाबाद को अहमदाबादी भी पहचानते नहीं है, क्यों। ये सारी चीज़ें अगर चाहते हैं हम तो नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं। मुझे बहुत आनंद होगा, क्योंकि एक बार पहले भी शहरनामा के बारे में, ये मैं शहरनामा के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं बहुत छोटा सा तबका बात कर रही हूँ। कहीं टॉक रखा था तो वहाँ पर भी ये 600 साल का इतिहास, तो और जहाँ पर हम ले जाना चाहते हैं हमारे साथियों को, श्रोता वर्ग को, कि आज की ये जो हालत है उसमें इस समन्वय ने कहाँ पे चूक हो गई और कहाँ पे अभी बरकरार है, जिसको पकड़ के हम आगे जा सकते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हमारे जैसे लोग कुछ कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं, जिसको हम ये लोग को कहते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं और हम कितनी कोशिश कर सकते हैं। तो इसकी सोच हम शायद आगे वाले बैठक में कर पाएँ तो मुझे बहुत आनंद होगा। मुझे ऐसे श्रोताओं के साथ बात करने में सही में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप ये मैंने जो अभी तक कहा वो नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग इसमें से कई सारी चीज़ें जानते होंगे, लेकिन इसको इस दिशा में ले जा, खास करके इस शहर का जो अर्थतंत्र है, या तो अब तो पूरे देश का अर्थतंत्र कितना अपने आप में है, कितना लोगों के काबू में है, इसके बारे में चिंता करना, चर्चा करना, ये अपने आप में ये मंच बन सकता है। तो हम ये जो पिछले महीने से बड़े सम्मेलन में एक संकल्प किया था कि ये जो अघोषित सांस्कृतिक इमरजेंसी है, इसमें हम क्या सांस्कृतिक एक नई वैकल्पिक संस्कृति, एक नई समांतर संस्कृति की बात भी कर सकते हैं और एक्शन भी। बिना एक्शन के ये कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी सोच विचार विमर्श करने का मौका मिलेगा तो मैं बहुत खुश हूँ। PCAI का खूब धन्यवाद, MSD का बहुत ही धन्यवाद, मीनाक्षी बहन, सारे रथ साहब की बात तो मैं क्या करूं। रथ साहब की उंगली पकड़ के ये रास्ता चुना है हमने। हाँ, इसके बारे में बात करेंगे। रथ इतना यानी गांठिया रथ और हर एक जगह रथ 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 यात्रा द्रोण रथ हो गया। शहरनामा मजूर महाजन